अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम एक्शन करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या वो एंजाइम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं। देखो बच्चे, आप लोगों के सामने एंजाइम मौजूद है। इस एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को हम ग्लोबुलर पार्ट का नाम देते हैं और आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि एंजाइम बुनियादी तौर पर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन को बनाने वाले यूनिट्स अमाइनो एसिड कहलाते हैं। तो ज्यादातर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो इस ग्लोबुलर पार्ट को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये ग्लोबुलर पार्ट एंजाइम की ग्लोबुलर शेप को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अगर रिएक्शन के दौरान एंजाइम की ग्लोबुलर शेप डिस्ट्रॉय हो जाए तो बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर पाते। इसी एंजाइम का ये जो दूसरा पार्ट है इसको बच्चे हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं और इस एक्टिव साइट को बनाने में अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी तादाद बहुत कम होती है। अब बच्चे इस एक्टिव साइट की प्रॉपर शेप होती है और ये शेप कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट होती है और ये एक्टिव साइट एक मॉडल के मुताबिक, जिसको हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, रिजिड होती है। बच्चों ये एक्टिव साइट जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक साइट को, एक पार्ट को हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का। बाइंडिंग साइट के दो काम होते हैं, सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करना और जब ये सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई कर ले तो तब उस सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेना। और इस तरीके से बच्चे जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं तब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनती है उसका हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए तो तब कैटालाइटिक साइट का काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव साइट की दूसरी एक साइट होती है या दूसरा पार्ट होता है। कैटालाइटिक साइट का काम है कैटालिसिस करना, यानी इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करना कैटालाइटिक साइट का काम है। जब बच्चे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए तो तब ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी है इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब ये प्रोडक्ट यहीं पर पड़े नहीं रहते। दीज प्रोडक्ट्स आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द एंजाइम। एंजाइम अपने आप को प्रोडक्ट से सेपरेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम जो है दीज आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, जस्ट सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो यही एंजाइम फिर दोबारा से सबस्ट्रेट को अटैच करेंगे और रिएक्शन को स्टार्ट करवा देंगे। तो दीज एंजाइम्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। बच्चे, हमारी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं दो टाइप के होते हैं। कुछ बिल्कुल सिंपल से प्रोसेसेस होते हैं, सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और ऐसे रिएक्शन के लिए एक सिंगल एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होते, बल्कि उन रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट हैं जब फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो दरमियान में उनको बहुत सारे स्टेप पास करना पड़ते हैं। एक स्टेप में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, एट द एंड वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शन जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक चेन की फॉर्म के अंदर होते हैं, दूसरे साइक्लिकल फॉर्म के अंदर होते हैं। अब उसकी सिंपल से एग्जांपल में आप एक तो ग्लाइकोलिसिस ले लें कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसमें बच्चे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट नहीं होते। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस में क्या है? पायरुवेट। अब पायरुवेट तक पहुंचने के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होंगे, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट मजीद और स्टेप के अंदर जाएंगे। इस तरीके से बच्चे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, एट द एंड जो है पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और बच्चों चूंकि एक प्रोसेस के दौरान डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये सारे के सारे स्टेप्स एक चेन की शक्ल में होते हैं, लिहाजा इस तरह के प्रोसेसेस को हम चेन प्रोसेसेस
या इस तरह के रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। ऐसे चेन रिएक्शंस के दौरान हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो साइक्लिकल अंदाज में होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर डॉट रिएक्शन है और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान करेक्ट साइकिल है। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक करेक्ट साइकिल का जो प्रोसेस है जब कंप्लीट होता है, बहुत सारे दरमियान में स्टेप्स होते हैं जिनको पास करना होता है, और हर स्टेप के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नीड मल्टीपल एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है। और इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसका हम हैंड ऑन मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब उस हैंड ऑन मैकेनिज्म को बच्चे हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल की मदद से। आप लोगों के सामने बच्चे एक एग्जांपल है, इसमें देखिएगा कि ये लिखा हुआ है इनिशियल सबस्टेट, शो किया हुआ है इसको ए, यानी हमारे पास एक सब्सटेंस है ए सब्सटेंस के कई हजारों की तादाद के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इनको हम नाम क्या देते हैं, इनिशियल सबस्टेट, या फिर इनको हम कहते हैं प्रीकर्सर, या फिर इनको हम नाम दे देंगे रिएक्टेंट्स का। अब इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होना है और इस फाइनल प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं ई का। अब ये इनिशियल सबस्टेट डायरेक्ट इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं हो पाता, बल्कि इनको फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए डिफरेंट स्टेप्स क्रॉस करना पड़ते हैं। इसमें बच्चे होता यह है कि एंजाइम वन होता है, फर्ज करते हैं कि ये एंजाइम वन है, यह इस इनिशियल सबस्टेट को एज अ सबस्टेट लेता है। इस एंजाइम वन की एक्टिव साइट के साथ ये इनिशियल सबस्टेट ए आकर अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर रिएक्शन होता है और ये ए सबस्ट्रेट बी प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। अब बच्चों ये जो बी प्रोडक्ट है इसको ये एंजाइम वन हैंड ओवर कर देता है एंजाइम टू के, और एंजाइम टू इस बी प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेता है, अपनी एक्टिव साइट के साथ अटैच कर लेता है और फिर प्रोडक्ट में तब्दील करता है, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम सी का नाम देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस एंजाइम टू ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद हवाले कर देगा, हैंड ओवर कर देगा किसको, एंजाइम थ्री को। अब एंजाइम थ्री ने एंजाइम टू के प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लिया, एक्टिव साइट के साथ अटैच किया और प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया, और इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे डी का। अब डी जो है ये एंजाइम थ्री का प्रोडक्ट है, ये हैंड ओवर हो जाता है एंजाइम फोर को, और एंजाइम फोर इस डी सबस्ट्रेट को फाइनल प्रोडक्ट ई में तब्दील कर देता है। इस तरह से बच्चे ए इनिशियल सबस्ट्रेट फाइनल प्रोडक्ट ई में तब्दील हो जाता है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेप्स के क्रॉस करने के बाद ऐसा प्रोसेस जाकर कंप्लीट होता है। अब बच्चे अगर हम ये देखते हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है उस वक्त इनिशियल सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फाइनल प्रोडक्ट्स बहुत कम या फिर सिरे से होते ही नहीं है। तो उस वक्त इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। स्पीडीली ये ए सबस्ट्रेट फाइनल प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट होते रहेंगे, और बच्चों ये प्रोसेस कहलाता है प्रीकर्सर एक्टिवेशन, यानी इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एक मैकेनिज्म के जरिए जिसका नाम क्या है, प्रीकर्सर एक्टिवेशन। और इस मैकेनिज्म में बड़ी स्पीड के साथ सबस्ट्रेट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी पहुंचती है कि जब सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर या उस जगह जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पूरी हो जाती है, मजीद फाइनल प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती, तब बच्चों इस प्रोसेस के होने का कोई फायदा नहीं है, इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। किस प्रोसेस के तहत रोका जाता है, इसको बच्चे रोका जाता है एक प्रोसेस के तहत जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। इस फीडबैक इनहिबिशन में बच्चों यही फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं एक्ट करते हैं एज एन इनहिबिटर, और यह एंजाइम वन की एलोस्टेरिक साइट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम वन की कैटालाइटिक एक्टिविटी को रोक लेते हैं। और इस तरह से बच्चों जब एंजाइम वन की कैटालाइटिक एक्टिविटी रुकेगी
तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होंगे, रिएक्शन जो है एंड हो जाएंगे, मजीद फाइनल प्रोडक्ट उस मीडियम के अंदर नहीं बनेंगे। तो फीडबैक इनहिबिशन के जरिए इस तरह के स्टेप्स को इनहिबिट किया जाता है, और प्रीकर्सर एक्टिवेशन के जरिए इस तरह के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज किया जाता है। अब बच्चे इस रिएक्शन के अंदर देखिएगा, ये इनिशियल सबस्टेट है, इसी तरीके से ये है फाइनल प्रोडक्ट। इनके अलावा बाकी ये जो दरमियान में बी हैं, सी हैं और डी हैं, इनको क्या नाम देंगे? इनको नाम देंगे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस। यानी इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस कहलाएंगे जो एक्ट करते हैं बोथ एज रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। बी प्रोडक्ट है ए का और रिएक्टेंट है सी का, सी प्रोडक्ट है बी का, रिएक्टेंट है डी का, डी प्रोडक्ट है सी का, रिएक्टेंट है ई का। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। और जो सब्सटेंसेस सिर्फ सबस्ट्रेट हो इनिशियल सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और जो सब्सटेंसेस सिर्फ प्रोडक्ट हो उनको हम फाइनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बच्चे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के आइडियाज बायो के अंदर स्टडी किए जाते हैं। उनमें एक को हम कहते हैं लॉग एंड की मॉडल, और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दोनों टाइप के मॉडल बेसिकली एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील तो करता है, मैकेनिज्म कौन सा होता है। बच्चे लॉग एंड की मॉडल को देखें तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर in 1894। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो एंजाइम एमिल फिशर मॉडल को फॉलो करते हैं बच्चे, उनका हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम का नाम देते हैं। और ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम हैं कौन से? दीज आर द एंजाइम व्हिच डोंट फॉलो इंड्यूस्ड फिट मॉडल मैकेनिज्म आर कॉल्ड एज नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। और बच्चों इन एंजाइम के अंदर जो स्पेसिफिसिटी का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि ये वो एंजाइम है जो सिंगल सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, किसी उस सिंगल सबस्ट्रेट के अलावा किसी भी सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करते। इसी वजह से कहते हैं कि ये एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और एंजाइम की ऐसी स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का नाम देते हैं। और उसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है बच्चे सक्रेज। सक्रेज एक एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ सक्रोज को ब्रेक करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सक्रेज के अलावा और किसी भी सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करता। ऐसे एंजाइम को हम बच्चे हाईली स्पेसिफिक, और ऐसे एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का नाम देते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अब बच्चे इसी मॉडल को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप लोग बच्चे इस डायग्राम को देखिएगा, इसमें आप लोगों को एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों नजर आएंगे। दिस इज एन एंजाइम। According to log and key model, enzyme work as key, and this is substrate. According to log and key model, substrate act as log। जिस तरीके से बच्चे एक स्पेसिफिक लॉग को ओपन करने की खातिर एक स्पेसिफिक की इस्तेमाल की जाती है, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने की खातिर एक स्पेसिफिक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चे इस एंजाइम की ये क्या है? एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट बच्चे प्रॉपर शेप में होती है। ये शेप कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट होती है। दूसरी बच्चों बात यह है कि ये एक्टिव साइट इंतहाई रिजिड होती है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं होती। अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और ये स्पेसिफिक एंजाइम आपस में जब टकराते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो बच्चों एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम की इस एक्टिव साइट के साथ जब अटैच हो जाए
तो क्या बनता है बोला बच्चे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये प्रोडक्ट अपने आप को एंजाइम की एक्टिव साइट से सेपरेट कर लेते हैं। अब बच्चों सारे प्रोसीजर के दौरान देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट बिफोर केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कोई इसकी शेप के अंदर तब्दीली नहीं होती। इस किस्म का ये जो मॉडल है या इस किस्म का ये जो आइडिया है, आप इसको कह सकते हैं लॉक एंड की मॉडल, और इसको पेश किसने किया था, एमल फिशर ने। नेक्स्ट हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल को देखते हैं। इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करने वाले बच्चे जो एंजाइम होते हैं उनको हम रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम का नाम देते हैं। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बच्चे रिजिड नहीं होती, बल्कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। आप लोग देखिएगा ये एंजाइम है, इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप दोनों के अंदर डिफरेंस मौजूद है। और बच्चों फिर जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं तो इनकी अटैचमेंट के दौरान जो एक्टिव साइट को बनाने वाले अमाइनो एसिड होते हैं इनमें मोल्डिंग होती है। ये मोल्ड होते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, एक्टिव साइट की इस तरह शेप तब्दील कर देते हैं कि जिससे सबस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, जिसकी वजह से इसकी शेप के अंदर तब्दीली होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, और जब सबस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर इनके साथ फिट हो जाए तब रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट में तब्दीली आती है और ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, और ये प्रोडक्ट इस एक्टिव साइट से बाहर निकल जाते हैं। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील होने के बाद बाहर निकल जाएं तब इनकी एक्टिव साइट में अगेन चेंज आती है और इसकी शेप फिर पहले जैसी हो जाती है जो रिएक्शन के स्टार्ट में मौजूद थी। जो एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उनमें अगरचे स्पेसिफिसिटी मौजूद होती है, स्पेसिफिक एंजाइम ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्पेसिफिसिटी का लेवल है वो कम होता है। यानी ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो तब्दील करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिलते जुलते यानी रिलेटेड सबस्ट्रेट्स को भी ये प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल बच्चे एक एंजाइम की है जिसका हम कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहते हैं। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बच्चे क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन की जब ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट होती है एट द लेवल ऑफ लंग्स तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बनते हैं, और इस रिएक्शन को बच्चों कैटालाइज करवाने के लिए ये कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये कार्बनिक एनहाइड्रेस सिर्फ यही रिएक्शन ही कैटालाइज नहीं करते, यही सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करते, बल्कि ये और भी सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं और भी रिलेटेड केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल बच्चे क्या है, टिश्यू लेवल के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलती है ब्लड में शामिल होती है तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है और H2CO3 के मॉलिक्यूल बनते हैं। और बच्चे इस रिएक्शन के दौरान भी कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। फिर यह H2CO3 सेपरेट होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में तब्दील हो जाते हैं, और इसके लिए भी यही कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ही अपना रोल प्ले करते हैं। आप लोग देखें कि ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये रिलेटेड रिएक्शंस हैं, और इन रिएक्शन को कैटालाइज यही एक ही टाइप का एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम स्पेसिफिक तो है, हर तरह के सबस्ट्रेट को तो प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक भी नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते। इसी वजह से बच्चे हम इसको कहते हैं कि दीज हैव स्पेसिफिसिटी बट लेस स्पेसिफिक। आपने बच्चे दो टाइप के ये जो मॉडल स्टडी किए हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, इनका एक बरीफ सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले बच्चे प्रेजेंटेशन देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था एमिल फिशर ने, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल को प्रपोज किया था कोशलैंड ने। लॉक एंड की मॉडल 1894 में पेश किया गया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल 1959 के अंदर पेश किया गया था। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम में स्पेसिफिसिटी मौजूद होती है, और यही स्पेसिफिसिटी इंड्यूस फिट मॉडल में जो एंजाइम काम करते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। नेचर ऑफ एंजाइम, यानी जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करने वाले एंजाइम हैं उनकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं पाई जाती। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करने वाले एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। चेंज इन शेप, क्या शेप के अंदर भी कोई तब्दीली होती है? लॉक एंड की मॉडल में शेप के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। किसकी शेप? एक्टिव साइट की शेप। देयर इज नो चेंज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। और इंड्यूस फेट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट की शेप के अंदर तब्दीली होती है।